नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे देहरादून से। बड़ी खबर मिल रही है 38वें राष्ट्रीय खेलों के तैयारियों में जुटा उत्तराखंड। आज से लगेंगे 5 खेलों के लिए कैंप। एथलेटिक मैदान पर बना डामर ट्रैक। खेल विभाग ने कैंपों में खेल एसोसिएशन से मांगी सूची। सूची के आधार पर ही खिलाड़ियों को मिलेगा प्रतिभाग करने का मौका। खेल मंत्री ने 31 दिसंबर तक सभी कार्य पूरे करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 28 जनवरी से 14 फरवरी तक आयोजित होने हैं नेशनल गेम्स। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नेशनल गेम्स को लेकर पूरी तैयारियों में विभाग जुट चुका है और सूची के आधार पर खिलाड़ियों को प्रतिभाग करने का मौका भी मिलेगा। इस दौरान सूची भी मांगी गई है और खेल मंत्री ने 31 दिसंबर तक सभी कार्य पूरे करने के भी निर्देश दे दिए हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? राष्ट्रीय खेलों को लेकर क्या तैयारियां अभी देखी जा रही हैं? जी विशाल, 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। ऐसे में खेलों के आयोजन को लेकर तमाम तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है और खेल विभाग लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। और 31 दिसंबर तक खेल मंत्री रेखा आर्या और विशेष खेल सचिव अमित सिन्हा ने दिशा निर्देश दिए कि 31 दिसंबर तक सभी तैयारियां जो है वो पूरी की जानी चाहिए। और ऐसे में लगातार तैयारियां चल रही है, दिन रात जो है कार्य हो रहे हैं, ट्रैक बनाया जा रहा है और अभी जो है ट्रैक पर डामर बिछा दिया गया है और जिस पर सिंथेटिक जो है घास भी वो लगाई जानी है। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां चल रही हैं। इसी तरीके से एक खेल महाकुंभ भी हो रहा है, वो भी साथ में चल रहे हैं और तैयारियां जो है लगातार चल रही है। ऐसे में आज से जो है 4 खेलों के कैंप खेल भी जो है वो शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें टेनिस, कबड्डी, इस तरीके के जो खेल है वो शुरू होने जा रहे हैं। तो ऐसे में उसको लेकर भी तैयारियां की गई है और साफ तौर पर खेलों के आयोजन को लेकर उत्तराखंड पूरी तैयारी कर रहा है और 31 दिसंबर को जीटीसी भी तैयारियों का निरीक्षण करेगा और इसके साथ ही तमाम तैयारियों को परखा जाएगा किस तरीके की तैयारी है। और ऐसे में इस बार जो क्योंकि पहली बार उत्तराखंड को राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की मेजबानी मिली है, तो इसे एक ऐतिहासिक और भव्य तरीके से आयोजन को मनाना ये सरकार की प्राथमिकता भी है और इसको लेकर खेल विभाग लगातार तैयारियां भी कर रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्या लगातार निरीक्षण भी कर रही है और लगातार स्थितियों का जायजा भी ले रहे हैं किस तरीके की तैयारी है। इसी के साथ साथ ही जो इस बार प्रदर्शनी है, 4 प्रदर्शनी खेल भी जो शामिल, तो उन खेलों को हालांकि वो राष्ट्रीय खेलों में शामिल नहीं है, पदक तालिका में उनमें शामिल नहीं है, इन खेलों में पदक जो है वो नहीं मिलेंगे। तो इसको लेकर भी खेल मंत्री ने केंद्रीय खेल मंत्री से मुलाकात भी की, उनसे सिफारिश भी उन्होंने की कि इन खेलों में भी जो है पदक तालिका में इन्हें जोड़ा जाए, जिससे कि और अधिक पदक भी जो है उत्तराखंड के खिलाड़ियों के आ पाए। क्योंकि उत्तराखंड के खिलाड़ियों का मानना है कि ये उत्तराखंड के परंपरागत खेल है, अगर ये खेल पदक तालिका में शामिल होते हैं तो और भी ज्यादा पदक जो है उत्तराखंड के आएंगे। तो इस तरीके से पूरी तैयारियां चल रही है और 31 दिसंबर तक डेडलाइन रखी गई है। 31 दिसंबर तक तमाम तैयारियां पूरी करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और दावा किया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक तमाम तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। लेकिन ऐसे में कितनी तैयारियां पूरी हो पाती हैं, कितनी नहीं, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। अरुण, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में ये आयोजन होने जा रहे हैं, ऐसे में क्या माना जाए कि उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको इसका कितना फायदा मिलने जा रहा है? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, जरूर उत्तराखंड के युवा हो या देश के कोने कोने से जो युवा खेलने के लिए यहाँ पर आएंगे, पहुंचेंगे, उन सभी को जो है फायदा मिलेगा और ऐसे खेलों के आयोजनों से युवाओं को फायदा मिलता है और जो खिलाड़ी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उन्हें आगे निखरने का मौका भी मिलता है और आगे वो अन्य खेलों में भी मेजबानी कर सके, उत्तराखंड की को जो है दर्शा सके, उत्तराखंड से भी वो अपना जो यहाँ से जा सके खिलाड़ी, चाहे वो ओलंपिक में हो। इस बार के ओलंपिक में कई खिलाड़ी उत्तराखंड के थे, उन्होंने वहां पर प्रदर्शन किया। ऐसे में उत्तराखंड के खिलाड़ी आने वाले समय में मेडल भी ला सके। इसको लेकर इस तरीके के तमाम आयोजन किए जाते हैं और ऐसे में क्योंकि आने वाले समय में जरूर इससे जो उत्तराखंड के खिलाड़ियों को फायदा जरूर मिलेगा और आने वाले समय में उत्तराखंड में जो खिलाड़ी हैं खेल को बढ़ावा देने के लिए उसमें भी जो है कारगर साबित इस तरीके के आयोजन जो है वो होंगे। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे आज उत्तराखंड के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष लेंगे निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा। चुनाव के लिए बनाए गए प्रभारियों के साथ भी करेंगे बैठक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष आज उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक भी करेंगे और साथ ही निकाय चुनाव की तैयारियों को लेके भी वो फीडबैक लेंगे।
संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरुण, क्या लग रहा है, किस तरह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष? जी विशाल, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष उत्तराखंड दौरे पर पहुंच रहे हैं और आगामी निगम निकाय चुनाव को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रभारी बनाए हैं सभी नगर निगमों में, उसके साथ बैठक भी करेंगे और वरिष्ठ पदाधिकारियों को तमाम रणनीति का भी जांचेंगे और किस तरीके की तैयारी आगे की है, किस तरीके से रणनीति बनानी है, चुनाव में किस तरीके से मैदान में करना है, इस सब को लेकर वो बैठक में चर्चा भी करेंगे और बैठक में प्रतिवाद करके दिशा निर्देश साफ तौर पर देने का कार्य करेंगे। और इसी के साथ साथ ही जो है आने वाले निकाय चुनाव में प्रभारी किस तरीके से कार्य करेंगे, किस तरीके से पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होनी है, प्रत्याशी चयन को लेकर किस कार्य होनी है, तो इन तमाम रणनीतियों को जो है वो आज यहाँ पर जांचेंगे और आने वाले समय में किसी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बेहतर प्रदर्शन कर सके, कार्यकर्ताओं उनको किस तरीके से एक्टिव मोड मिलाया जाए, तमाम तैयारियां किस तरीके से होनी है, तो इन तैयारियों लेकर आज का दौरा है। इस तरीके के दौरे भारतीय जनता पार्टी का कहने की लगातार लगते रहेंगे और तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्र नेतृत्व भी लगातार जो है यहाँ पे पहुंच रहा है। बिल्कुल अरुण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में निकाय चुनाव नजदीक आते ही दावेदारी का दौर भी शुरू हो जाता है। बीजेपी नेता शिवम कश्यप ने लक्सर नगर पालिका से अध्यक्ष पद के लिए पार्टी के कई बड़े नेताओं से आवेदन कर टिकट मांगा है। लक्सर स्थित अपने निवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान शिवम कश्यप ने एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा है कि वो लंबे समय से बीजेपी में रहकर पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी उन्हें मौका देती है तो वो निकाय चुनाव जीतकर लक्सर का विकास करेंगे। जैसे कि आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उसने, जैसे कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव सिर पे आ गए हैं, तो उसको देखते हुए जो हमारे प्रभारी नियुक्त किए हुए हैं नगर पालिका नगर निगमों में, तो मैं भी एक दावेदार हूँ। मैंने भी पार्टी के काम किया है और अपनी दावेदारी बड़े नेताओं को प्रस्तुत की है। टिकट मांगने का अधिकार प्रत्येक कार्यकर्ता का है, देना ना देना पार्टी के नेताओं का अधिकार है। पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा, लक्सर की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा, लक्सर में विकास करने का काम करूंगा। मुख्यमंत्री जो बने पंडित जी, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ में नरेंद्र मोदी जी हमारे देश में छाए हुए हैं। एक नाम तो उनका मोदी जी आई जो देश के लिए देव तुल्य हैं और दिव्य शक्ति भी हैं। और उसी के साथ साथ में जितनी भी जनता हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सब उन्हीं के अस्तम है, नरेंद्र मोदी जी के। देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार दावा करती है कि डबल इंजन की सरकार में राज्यवासियों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो सरकार ही जाने, लेकिन उत्तरकाशी की स्थिति यह है कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों की पहले भी कमी थी और आज भी डॉक्टरों की कमी बरकरार है। लिहाजा मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। यह पूरी तरह से सच है कि उत्तराखंड में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार पहाड़ी जनपद उत्तरकाशी में 500 बेड वाले नए अस्पताल बना रही है ताकि जिले वासियों को इलाज के लिए परेशानी न हो। लेकिन वर्षों से जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है जिसे अब तक दूर नहीं किया गया है। लिहाजा मरीजों को परेशानी हो रही है। मरीजों का कहना है कि डॉक्टरों की कमी की वजह से जिला अस्पताल में ज्यादातर मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। नहीं, जिला अस्पताल में जो है हमारी एक यू कोड में से गायनेकोलॉजिस्ट हैं और वर्तमान में हमारे पास जो है 5-6 हमारे पास जो है महिला चिकित्सा अधिकारी भी हैं। बाकी अगर कोई किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो जो है प्रमुख अधिकारी से जिला चिकित्सा से उनसे बात की जाएगी कि क्या किस प्रकार की समस्या आ रही है, उसका भी समाधान करने की कोशिश की जाएगी। सर ओटी में नहीं है फिलहाल, कोई ओटी की बात हो रही है? हाँ नहीं, ओटी की बात सही कह रहे हो आप, तो उनको उनसे पता करना पड़ेगा कि क्या समस्या आ रही है, क्योंकि इस समय खाली गायनेकोलॉजिस्ट हमारे पास एक ही थी यू कोड बेस से। तो अगर किस प्रकार की दिक्कत है तो देखते हैं फिर, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास जो है ये पुरला में गायनेकोलॉजिस्ट है और एक हमारे जो है जिला अस्पताल में। उस बावजूद क्या दिक्कत आ रही है तो उनसे संपर्क करके ये क्या समस्या आ रही है तो उसको समस्या का समाधान करने की कोशिश की जाएगी। उत्तरकाशी जिला अस्पताल सहित तमाम तहसीलों में 6 महीने से हड्डी का डॉक्टर न होने से लोग परेशान हैं। काफी समय से डॉक्टर न होने से मरीजों को देहरादून रेफर किया जा रहा है। महिला अस्पताल भी भगवान भरोसे ही चल रहा है। महिला अस्पताल के ओटी में काफी समय से सर्जन नहीं है। हमारे पास जो है
ये हड्डी रोग विशेषज्ञ और एक जनरल सर्जन जो है 1 महीने से जो है अनुपस्थित चल रहे हैं और उनका जो है आगे डॉक्टर शशांक रमोला यहाँ आए थे, उनका जो है हायर एजुकेशन में जो है अनुशेष कर रहे हैं, उनसे बात करने पता चला। तो इससे जो है हड्डी के मरीजों को दिक्कत तो हो ही रही है, हम ही और डॉक्टर मिलजुल के जो है जितना हमसे हो पा रहा है उनका इलाज कर रहे हैं और जो क्रॉनिक जो ट्रॉमा के केस हैं उनको जो है देहरादून हायर सेंटर में मेडिकल कॉलेज में रेफर करना पड़ता है। सर आगे क्या प्रक्रिया रहेगी अगर हमने जो है इसके बारे में महानिदेशालय को भी सूचना भेज दी है डॉक्टर के बारे में और उनसे जो है मांग की है कि जल्द से जल्द जो ऑर्थोपेडिक सर्जन, जनरल सर्जन और भी जो हमारे लोग हैं डॉक्टर कहने पर देखते हैं भेजें। उत्तराखंड सरकार लाखों का बजट जिला अस्पताल पर खर्च करती है, बावजूद सुविधा के नाम पर अस्पतालों में कुछ भी नहीं है। स्थिति तो यह है कि अस्पताल में डॉक्टर तक मौजूद नहीं है। कुछ समय पहले ही राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भटवाड़ी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 50 शैय्या युक्त चिकित्सालय में उच्चीकृत किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। जो सरकार डॉक्टरों को सुविधाएं मुहैया नहीं करा रही है, उसी के आगाज में ये हो रहा है कि डॉक्टर पहाड़ में चढ़ने के लिए मुश्किल से आ रहे हैं और जो आ रहे हैं उनको अगर अच्छी सुविधा मिल जाती है यहाँ पर तो वो वापस शहरों की साइड नहीं जाएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में जैसे कि यहाँ पर अभी हमारे एमएस जो हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन थे यहाँ पर वो भी यहाँ से चल दिए हैं, यहाँ पर हड्डी के डॉक्टर नहीं हैं, गांव-गांव से पेशेंट आ रहे हैं, वो रेफ़र हो रहे हैं देहरादून में। तो ऐसे में अभी मैंने सुनने में आया 50 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, लेकिन वो बन रहा है लेकिन डॉक्टर्स की कमी बहुत ज़्यादा है। ऐसा ना हो जैसे कि श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज तो बना लेकिन जब एमसीआई की टीम आती थी तो उत्तरकाशी के डॉक्टर भी जाते थे पूर्ण करने के लिए और हर जगह से डॉक्टर वहाँ बुलाए जाते थे। तो वही हाल ऐसा ना हो कि डॉक्टर ना हो और 50 बेड का हॉस्पिटल हो। देहरादून में बैठी बीजेपी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री प्रत्येक दिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनका बयान मीडिया की सुर्खियां बनती है। कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों में कितनी सच्चाई होती है यह उत्तरकाशी जिला अस्पताल की मौजूदा स्थिति देखने के बाद साफ हो जाता है। मात्र 1.25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में ज्यादातर अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है। फिर स्वास्थ्य विभाग सालाना हजारों करोड़ का बजट कहां खर्च कर रहा है ये तो मंत्री ही जाने। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। मसूरी के निर्मला इंटर कॉलेज के 73वें वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। वार्षिक उत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्कूल के छात्र छात्राओं ने कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान शिक्षा मंत्री ने 10वीं और 12वीं में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया है। निर्मला स्कूल के सभी जितने भी हमारे टीचर्स हैं, यहाँ के ब्रदर्स हैं, प्रधानाचार्य हैं, उनको बधाई दे रहा हूँ कि 72वां वार्षिक उत्सव आज उन्होंने धूमधाम से मनाया। मैं इस कार्यक्रम में आया था, बच्चों ने बहुत आकर्षित यहाँ पे कार्यक्रम किए हैं और इस स्कूल में बहुत अच्छी क्वालिटी की शिक्षा भी दी जा रही है। गरीब बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी जो डिमांड रहती है हम उसको पूरा कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि अब उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था में हमने काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन किए हैं और आप देख रहे होंगे कि अब हम टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गए हैं शिक्षा में भारतवर्ष के। उत्तराखंड की धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उनका निजी ये बयान है कि एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाए, जिससे बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से भी निजात मिल सके और प्रदेश के विकास में भी कोई दिक्कत परेशानी पैदा ना हो सके। पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के कोई इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है उसमें भी एक ठीक एक मैसेज आ जाए।
देश में जब कभी भी किसी शहर में हादसा होता है तो सरकार दावा करती है कि आगे से ऐसा नहीं हो, इसको लेकर गंभीरता से काम किया जा रहा है। लेकिन क्या सरकार के दावों में सच्चाई होती है? पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के झांसी में आग लगने से 17 नवजात की मौत हो गई थी, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठे थे और आग की घटना के बाद अस्पतालों में जांच भी शुरू हो गई थी। अधिकारी बड़ी बड़ी बातें करने लगे थे, लेकिन जैसे ही खबर मीडिया की सुर्खियों से हटी, सब पहले की तरह शांत हो गए। झांसी की घटना के बाद उत्तराखंड में भी बकायदा एसओपी जारी किया गया, लेकिन लगता है कि इसका असर नहीं हुआ। यही वजह है कि राज्य के सबसे बड़े अस्पताल पर आज भी सवाल उठ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग पर फिर उठा सवाल। बिना फायर एनओसी के दून मेडिकल कॉलेज संचालित। मीडिया के सवालों पर स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं दलीलें। जो भी व्यवस्थाएं चाहिए वो सब की जाएंगी। वाह वाह, क्या बात कही है धन सिंह रावत जी। लेकिन सवाल है कब? 2017 से ही उत्तराखंड में सत्ता पर बैठी बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का हाल ये है कि अभी भी साहब राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी दून मेडिकल कॉलेज में फायर सेफ्टी के सवालों पर दलीलें दे रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए सालाना स्वास्थ्य के नाम पर फूंक देने वाले स्वास्थ्य विभाग का मौजूदा वक्त में हाल यह है कि सरकारी अस्पताल में फायर सेफ्टी तक नहीं। और मंत्री जी मीडिया के सवालों पर गीत गा रहे हैं। सवालों पर कह रहे हैं कि जो भी जरूरत होगी उसे पूरा किया जाएगा, लेकिन कब ये बताने तक को कोई तैयार नहीं। देखिए, दून हॉस्पिटल में जो भी व्यवस्थाएं चाहिए वो सब की जाएंगी। देखिए, दून हॉस्पिटल में जो भी व्यवस्थाएं चाहिए वो सब की जाएंगी। झांसी अग्निकांड के बाद उठे थे कई सवाल। उत्तराखंड में एसओपी किया गया था जारी। दून अस्पताल में नहीं दिखा एसओपी का असर। क्या झांसी की तरह हादसे का है इंतजार? इसी महीने पड़ोसी राज्य यानी उत्तर प्रदेश के झांसी में सरकारी अस्पताल में आग लग जाने की वजह से 17 नवजातों ने दम तोड़ दिया था। उसके बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि कई राज्यों में स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता दिखाई। उत्तराखंड में तो बकायदा सभी अस्पतालों के लिए एसओपी जारी की गई थी, जिसमें फायर इक्विपमेंट को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद राज्य के सबसे बड़े अस्पताल में ही सरकार की एसओपी का कोई असर नहीं हुआ। 17 नवजातों की मौत के बाद भी अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सुधरने को तैयार नहीं। सवाल है कि क्या देहरादून मेडिकल कॉलेज प्रशासन भी झांसी की तरह हादसे का इंतजार कर रहा है? पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो एनओसी के बिना, चूँकि एक्चुअली गवर्नमेंट सेक्टर के कुछ नियम है, अगर कोई बिल्डिंग अगर यूज़ कर रहा है 1 साल तो वो वैसे ही हैंडओवर मानी जाती है। तो चूँकि सारे गवर्नमेंट सेक्टर का ही निर्माण कार्य हो रहा है और गवर्नमेंट को ही हैंडओवर हुआ है, तो इसमें ये सारी चीज़ें देख रहे हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी ये फायर का जो काम है वो ठीक हो सके। मीडिया के सवालों पर डीएमएस ने दी सफाई। किसी दिन हादसा हुआ तो कौन होगा जिम्मेदार? अरे बंद कीजिए सफाई देना साहब। किसी दिन हादसा हो गया तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेंगे? अस्पताल के डीएमएस डॉक्टर एनएस बिष्ट कह रहे हैं कि नगर निगम की तरफ से बिल्डिंग बिना फायर एनओसी के ट्रांसफर की गई थी, जिसके चलते फायर उपकरण काम नहीं कर रहे हैं। यानी ये पूरी तरह से सच है कि मौजूदा वक्त में देहरादून अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, यह कौन बताएगा? एक्चुअली ये जो इमरजेंसी की बिल्डिंग और ओपीडी की बिल्डिंग हैंडओवर हुई, ये विदाउट फायर एनओसी निर्माण निगम ने हमें की, फायर की एनओसी के बिना, और उनको कह दिया गया है कि आप इसकी जल्दी से जल्दी फायर एनओसी कराएं। जो लॉस्ट इक्विपमेंट है उसमें जो डिसफंक्शनल इक्विपमेंट है उसे रिप्लेस करें। इधर फायर ब्रिगेड के अधिकारी बताते हैं कि अस्पतालों के लिए फायर एनओसी के मानक अलग हैं। बिना एनओसी के अस्पताल का संचालित होना संभव ही नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि कहीं पर फायर एनओसी के बावजूद भी उपकरण काम नहीं कर रहे तो यह भी लापरवाही की श्रेणी में आता है। लापरवाही की श्रेणी यानी कोई तो है जो लापरवाही कर रहा, लेकिन सवाल है कि वह कौन है? हमारे पास जो हॉस्पिटलों की एनओसी है, वो हमारी जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग 9 तरह की होती है। इनके जो बिल्डिंग है, उन बिल्डिंगों का नक्शा अलग तरीके से पास होता है तथा इनकी एनओसी जो है हमारी अग्निशमन व्यवस्थाएं पूरी करने के बाद इनके लिए हमारी एनओसी जारी की जाती है। वर्तमान में और विगत समय में भी अस्पतालों के हमारे बीच बीच में निरीक्षण होते रहते हैं। जो इनके यहाँ अग्निशमन व्यवस्थाएं होती हैं, जो कमियां होती हैं, उनके बारे में समझाया जाता है। अग्निशमन व्यवस्थाएं तो हॉस्पिटलों में मैक्सिमम है। जिन हॉस्पिटलों की एनओसी हमारे यहाँ से हुई है, हमने उनमें मैक्सिमम अग्निशमन व्यवस्थाएं कराने का प्रयास किया है।
और करवाई भी गई हैं। पर जैसा हम बीच बीच में कभी निरीक्षण करते हैं तो उनका जो अग्निशमन व्यवस्था है वो कार्यशील दशा में नहीं पाई जाती है। ये वास्तव में अस्पताल के लिए दुर्भाग्य की बात है। उस स्थिति में अगर कोई अस्पताल के अंदर आकस्मिक अग्नि दुर्घटना होती है और उनका जो सिस्टम लगा हुआ है वो सिस्टम काम नहीं करता है, तो जैसा देहरादून भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र है, अग्निशमन विभाग को पहुंचने में भी समय लगता है और फिर उसी स्थिति में किसी बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बीच बीच में हम लोग जो हमारे पास आदेश निर्देश हमारे पास आते हैं उनके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, इनको प्रयास करते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे चलते हैं। कभी कभी कहने के बावजूद भी अवेयरनेस प्रोग्राम कराने में अपनी असमर्थता जाहिर भी कर देते हैं, जो उचित नहीं। राज्य भर से मरीज आते हैं दून मेडिकल कॉलेज। ज्यादातर अग्निशमन उपकरण नहीं करते काम। इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए रेडियोलॉजी बिल्डिंग का हाल, जहां हाल ही में आग लगी थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि जितने भी अग्निशमन के उपकरण लगाए गए थे वह सिर्फ और सिर्फ बस नामात्र के हैं। कोई भी अग्निशमन उपकरण काम नहीं कर रहा। अगर ऐसे में आग लगने जैसी घटना हो जाए तो कैसे आग पर काबू पाया जाएगा? देहरादून में राज्य भर से प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग इलाज कराने के लिए आते हैं और यहाँ की स्थिति यह है कि बिना फायर सेफ्टी के ही अस्पताल का संचालन हो रहा है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी सिस्टम के नियम और कानून के मायने क्या हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।